56 इंच का सीना यूक्रेन में है और पुतिन का जवाब आया है कि जब तक मोदी जी यूक्रेन में हैं रशिया यूक्रेन पे अटैक नहीं करेगा। ये है ताकत 56 इंच के सीने की। ये है ताकत 56 इंच के सीने की। अगर वॉर जोन में हमारे विद्यार्थी फंसे हुए हैं और पाकिस्तान का भी कोई विद्यार्थी फंसा हुआ है तो वो बाहर निकलता है तो केवल तिरंगे की छत के नीचे। ये है 56 इंच का सीना। ये है 56 इंच का सीना कि आज देश जो है ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे रक्षा स्थिति हो, चाहे फॉरेन ट्रेडिंग हो या फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, अरे हमारे वहाँ पे जो सैनिकों को कतर में जिसको फांसी चढ़ाई जा रही थी वो 56 इंच का सीना फांसी छोड़ के साथ लेकर आया है। तो लग रहा है युद्ध में फर्क पड़ेगा। रशिया यूक्रेन के बीच जो वॉर है, मोदी जी की वहाँ पर मौजूदगी यूक्रेन के कीव में, लग रहा है कि इस वॉर में कहीं ना कहीं जिसको थोड़ा शांत कर पाएगी क्या? देखिए, भारत हमेशा से पीस की पैरवी, शांति की पैरवी करता रहा है और उनके वक्तव्य में आज भी आया है कि वॉर किसी भी चीज़ का जवाब नहीं है। लेकिन आज भारत वो नहीं है। पहली गोली दागता नहीं है और अगर आपने दाग दी तो दूसरी गोली के बाद भारत गिनती करता नहीं है। ये आज वो भारत है कि भारत की तरफ कोई आंख नहीं उठा सकता। मैम, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में हमने एक माहौल देखा है देश में। हर विपक्षी नेता बार बार ये बात दोहराता है कि अब मोदी जी का करिश्मा चलता नहीं है, अब मोदी जी कमज़ोर हो गए हैं। इस बार हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव होने जा रहे हैं, 10 साल बाद में चुनाव हो रहे हैं और वहाँ कांग्रेस पार्टी अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाथ थाम रही है। फारूक अब्दुल्ला बार बार एक बात दोहराते हैं कि अगर हमारी सरकार बन जाती है तो हम जम्मू कश्मीर को असल मायने में आज़ादी दिलाएंगे, वहाँ की कश्मीरियत को जिंदा करेंगे। ये जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मोदी जी पे बात करूँगी। पूरे विश्व पे एंटी इनकम्पेंसी चल रही है। जहाँ जहाँ जिस देश में एग्जिस्टिंग सरकार थी सब बदली गई हैं। आप चाहे ब्रिटेन देखो, चाहे अभी इलेक्शंस यूएसए में भी आने वाले हैं। ये तब हो रहा है क्योंकि आज पूरा विश्व एक तो बड़ी बड़ी लड़ाइयों से गुजर रहा है, दूसरा कोविड जैसी महामारी और उसके बाद कहीं ना कहीं जो महंगाई का भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो उसके बाद मोदी जी का इतनी अच्छी तरीके से तीसरी बार लगातार अपनी सरकार बनाना एनडीए की और सामने आना, जिस समय पूरा चाइना, पूरा अमेरिका, पूरे जॉर्ज सोरास की टीम और ये जो ये जो राहुल गांधी हैं विपक्ष के नेता बने हुए हैं, जो अभी बांग्लादेश में ताहिर हुसैन के साथ जो मीटिंग करके जो बांग्लादेश की उसको भी उन्होंने कहीं ना कहीं आग लगाई है। तो जो देश विरोधी ताकतों के साथ हाथ मिलाने के बाद, पूरा झूठा नैरेटिव गढ़ने के बाद, एक नेक्सस बनाने के बाद, किस प्रकार से सोशल मीडिया पे एक नेक्सस बनाया, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से कैसे भारत की इकोनॉमी को एक तरीके से टारगेट बना के उसको पीछे करने के प्रयासों के बाद जो मोदी जी की जीत रिमार्केबल है, स्पेक्टेकुलर है। और ये कहीं ना कहीं क्योंकि आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है और विश्व की सबसे बड़ी तेज़ी से बढ़ी हुई इकोनॉमी है, तो निश्चित रूप से जो विश्व के डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अमेरिका जैसी है, चाइना जैसी, वो भारत की प्रोग्रेस को नहीं देख सकती हैं। उन्हीं के साथ गठबंधन, चाहे एमओयू साइन करना हो, चाहे बांग्लादेश के साथ CIA और ISI के एजेंट्स के साथ मिलना हो, राहुल गांधी, और चाहे विदेशी पृष्ठभूमि में भारत की इकोनॉमी को टारगेट करना, डेमोक्रेसी को टारगेट करना, ये सारे मुद्दों के बावजूद आज बहुत ही सशक्त तरीके से मोदी जी की लीडरशिप इस देश में फिर से कायम हुई है। दूसरा विषय आपने पूछा था JNK का। मेरे ख्याल से मेरे पूर्वजों ने और मेरी आने वाली पीढ़ी ने भी, जो JNK 370 धारा के बारे में जानते हैं, कल्पना भी नहीं करी थी कि हमारे जीवन काल में हम ये देख पाएंगे कि JNK से धारा 370 एब्रोगेट होएगी। धारा 370 JNK को एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देती है, जिसकी वजह से वो देश से अलग थलग पड़ा रहा। वहाँ पे अलगाववाद को महबूबा मुफ्ती परिवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला एन परिवार और कांग्रेस, उनका सियासी और सत्ता लुप्ता का गठबंधन, इतिहास गवाह है किस तरीके से इनके गठबंधन देश विरोधी रहे हैं, आतंकवाद को सहयोग दिया है, अलगाववाद को पाला है, पोषित किया है और देश की सुरक्षा के साथ इन्होंने बार बार समझौता किया है, जो देश के लिए बहुत ही आतंककारी है। आज उनके मंसूबे देश के सामने आ चुके हैं। आज फारूक अब्दुल्ला NC पार्टी क्लेम कर रही है कि वो धारा 370 और 35 से हटाएगी। तो मैं पूछना चाहती हूँ, क्या कांग्रेस उसके साथ है? और अगर वो साथ है, क्योंकि वो निश्चित रूप से साथ दिख रही है, तो आपके फिर से मंसूबे क्या हैं? क्या फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर आप उग्रवाद और अलगाववाद को पढ़ेंगे? क्या फिर से जम्मू कश्मीर के ऊपर हिंदुओं और पंडितों के ऊपर जो जीनोसाइड हुआ है उसको आप फिर से उसको कहीं ना कहीं इनकारकेट करेंगे? LOC के साथ जो ट्रेडिंग हो रही थी उसको ये प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ वार्ता करने की बात कर रहे हैं, जबकि बार बार
जयशंकर जी ने बोला है टेरर एंड टॉक्स कैन नेवर गो हैंड इन हैंड। आप एक तरफ हमारे देश में आतंकवाद पर पुलवामा जैसा अटैक करेंगे और उसके बाद आप हमसे बोलेंगे कि हम आपके साथ समझौता करें, और ये वही लोग हैं जिन्होंने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक्स के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया। आज देश में वो सशक्त आज ये अग्निवीर पे लेकर प्रश्न करते हैं। आपको पता है JNK 2 बॉर्डर्स को शेयर करता है, एक चाइना के साथ बॉर्डर को और पाकिस्तान के बॉर्डर को, दोनों हमारे विपक्षी बॉर्डर हैं। वहाँ पे हमको यूथ चाहिए, वहाँ पे पहाड़ों में घनी वादियों में एक हमको यंग सैनिक चाहिए। हम यंग फोर्स अग्निवीर के थ्रू बना रहे हैं ताकि हमारे बॉर्डर्स ओवर सिक्योर हो। लॉजिस्टिक में हमने कितनी वहाँ पे हमने मिसाइल्स और वो सब तैनात कर रखी हैं, तभी हमारा बॉर्डर सेफ है। लेकिन बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद जनाब, जो चाइना को ज़मीन देने वाले, पाकिस्तान को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर देने वाले, LOC देने वाले, लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रिएट किसने किया है? इन लोगों ने, और इंदिरा गांधी जी ने किया है, इनकी सरकारों ने किया। अरे पाकिस्तान को जन्म किसने दिया है? जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू ने दिया है, तब तो थे ही नहीं। आपने किस प्रकार से देश को विभाजन किया और उसी नीतियों को आगे बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ पे जो दलित थे, वहाँ पे जो पहाड़ी लोग थे, वहाँ पे जो बकरवाल समाज का जो लोग थे या जो गुज्जर समाज के लोग, उनके आरक्षण को ये वापस लेने की बात कर रहे हैं, और जो पत्थरबाज थे उनको सरकारी नौकरियां बहाल करने की बात कर रहे हैं। आप कश्मीर को फिर से उग्रवाद की, इनके रहते तक लाल चौक से लेकर कहीं भी वहाँ पे जितने उग्रवाद थे, आतंकवादी परिवार थे, वो पल फूलते रहे, पाकिस्तान का झंडा लहराता रहा। आज आइसक्रीम खाकर आए हैं, इसलिए खाकर आए हैं क्योंकि वहाँ पे तिरंगा लहरा रहा था, इसलिए कश्मीर की। अरे खून का रिश्ता, कभी राहुल गांधी 370 धारा पद यात्रा करी थी जनाब, पैदल गए थे। उससे पहले पूछो गांधी परिवार से कौन पैदल गया था, कौन गाड़ी से भी गया था? सब ऊपर से उतरते थे, हाई सिक्योरिटी के साथ उतरते थे। शिकारा में आज सोनिया जी सैर कर रही हैं क्योंकि धारा 370 हट चुकी है। आज वहाँ पे G20 की अध्यक्षता की गई है। वहाँ के लोग आज वहाँ पे बेरोजगारी, शाम के बाद औरतें नहीं निकलती थीं, बच्चों के हाथ में पत्थर दिए जाते थे। जिन बच्चों के हाथ में आज किताबें होनी चाहिए, किताबें हैं, वहाँ स्कूल का, रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर, आप जाके पूछिए कश्मीर भाइयों को। मेरे पास रेगुलर फ़ोन आते हैं कि जब से धारा 370 हटी है हमको जीने की आस मिली है, वरना वहाँ पे जीना भी मरने से भी बदतर था। अभी हमने बार बार सुना है, ये राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि एक तो हमने कॉन्फिडेंस डाउन कर दिया है मोदी का, दूसरी बात वो कहते हैं कि जो 56 इंच की साथी लेके घूमते थे लोकसभा चुनाव के बाद में, साथी उनकी सिकुड़ भी गई है। और इस बार मोदी जी को ये मालूम चल गया है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान के आगे उनकी नफरत की दुकान चलने वाली नहीं है। ये बार बार जब ये कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो लग रहा है कि कॉन्फिडेंस मोदी जी 56 इंच का सीना यूक्रेन में है, और पुतिन का जवाब आया है कि जब तक मोदी जी यूक्रेन में हैं, रशिया यूक्रेन पे अटैक नहीं करेगा। ये है ताकत 56 इंच के सीने की, ये है ताकत 56 इंच के सीने की। अगर वॉर जोन में हमारे विद्यार्थी फंसे हुए हैं और पाकिस्तान का भी कोई विद्यार्थी फंसा हुआ है, तो वो बाहर निकलता है तो केवल तिरंगे की छत के नीचे। ये है 56 इंच का सीना, ये है 56 इंच का सीना कि आज देश जो है ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे रक्षा स्थिति हो, चाहे फॉरेन ट्रेडिंग हो या फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो। अरे हमारे वहाँ पे जो सैनिकों को कतर में जिसको फांसी चढ़ाई जा रही थी, वो 56 इंच का सीना फांसी छोड़ के साथ लेकर आया है। फर्क पड़ेगा रशिया यूक्रेन के बीच जो वॉर है, मोदी जी की वहाँ पर मौजूदगी यूक्रेन के कीव में, लग रहा है कि इस वॉर में कहीं ना कहीं जिसको थोड़ा शांत कर पाएगी क्या? देखिए, भारत हमेशा से पीस की पैरवी, शांति की पैरवी करता रहा है, और उनके वक्तव्य में आज भी आया है कि वॉर किसी भी चीज़ का जवाब नहीं है। लेकिन आज भारत वो नहीं है, पहली गोली दागता नहीं है, और अगर आपने दाग दी तो दूसरी गोली के बाद भारत गिनती करता नहीं है। ये आज वो भारत है कि भारत की तरफ कोई आंख नहीं उठा सकता। लेकिन ये चाइना के साथ उठने बैठने वाले लोग, बांग्लादेश को जो, क्योंकि जो हमारा वहाँ पे एक आइलैंड है, मैं आइलैंड का नाम भूल रही हूँ, जो सेंटर ऑफ बे ऑफ बंगाल में है, जो हिंद महासागर के बंगाल में चाइना को है, वहाँ पे अमेरिका अपना कब्जा बनाना चाहता है, वहाँ पे अपना नेवल स्टेशन बनाना चाहता है, जिसके विरोध में शेख हसीना 57 मुसलमान देशों में नहीं गई हैं, मुस्लिम भारत में आई हैं। और ये भारत का हिंदू यहाँ मेरा भाई क्योंकि सहिष्णु है, तो यहाँ पे 2% से आज 20% मेरे मुसलमान भाई हो गए और सुरक्षित हैं, केवल क्योंकि हिंदू बहुमूल्य देश है। तो यहाँ पे मुस्लिम सुरक्षित है, वरना मुस्लिम मुक्त कंट्रीज में जाके जाओ, सिया सुनी आपस में मर काट रहे हैं। जिस तरीके की राजनीति जम्मू कश्मीर में हो रही है, फारूक अब्दुल्ला, आपको मालूम होगा उमर अब्दुल्ला चुनाव हार जाते हैं लोकसभा का, फारूक अब्दुल्ला जिम्मेदारी संभाले हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे अब 2 कदम आगे चल के कह रहे हैं कि इस बार अगर हम जम्मू कश्मीर जीत गए तो पूरा हिंदुस्तान हमारे कब्जे में आ जाएगा। तो तैयारी तो पूरी है उनकी। 2024 के जब चुनाव हुए थे, फारूक अब्दुल्ला की हनुमान चालीसा की वीडियो सामने आई थी, धीरे धीरे चिंता ना करिए, विष्णु सहस्त्रनाम, गणेश स्तोत्रम,
दुर्गा सप्तशती सब उनको कंठस्थ हो जाएगी इन चुनावों के बाद। अच्छा, आपको भी लग रहा है कि अमित शाह जी सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की मंशा ये है कि शंकराचार्य हिल जो है वो तख्त सुलेमान वापस से हो जाए, 370 को रिस्टोर करने की बात हो गई, चाहे घाटी में जो पत्थरबाज होते हैं उन्हें सरकारी नौकरी देने की बात हो गई, तमाम ये चीज़ें क्या अब हिंदुस्तान की बाकी जो पब्लिक है उस पर भी असर डालेगी? देखिए, सबसे पहली बात है JNK की चुनाव होने वाले हैं और मैं आग्रह करती हूँ JNK के जो लोकलाइट्स हैं वो जानते हैं कि किस प्रकार से सालों साल आज JNK 50 साल पीछे है विकास से। वहाँ पे ना पढ़ाई की सुविधा, ना हेल्थ की सुविधा, बेसिक लिविंग भी नहीं है। आज उनको वो चीज़ें बहाल हुई हैं। आज वो शायद वो आज़ादी की हवा को सूंघ पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं। आज उनको बहुत ही 50% के आसपास पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वोट JNK ने पहली बार किया। कई ऐसी सीटों से 50 सीट के जहाँ पे कई बार ज़ीरो वोटिंग थी। तो कहीं ना कहीं और महिलाओं ने आके किया, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को जो 3 तलाक से आज़ादी मिली और जो सम्मान मिला वो विपक्ष कैसे दे सकता है। विपक्ष के तो कांड सामने आ ही रहे हैं। कलकत्ता, अयोध्या, कन्नौज ने इनकी सोच तो सामने ला के रख दी है। तो JNK के विकास के लिए निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उनको जिन परिवारों ने सियासत और अपने सत्ता के लालच में वहाँ पे ज़मीनें कब्जाई हुई हैं, वहाँ पे हिंदुओं के घर कब्जाए हुए हैं, जीनोसाइड में शब्दों में बयान नहीं कर सकती जो वहाँ पे हिंदू समाज पे हुआ है, तो उसके जो उनको वंचित रखा गया है, जो उनका शोषण किया है, उससे आज़ादी का ये जो एक रास्ता खुला एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में, जो JNK को भारत का जो ताज है उसको आज हमने माँ भारती के साथ जोड़ा है। तो मुझे लगता है उसका सम्मान करना चाहिए और इस आज़ादी को टेकन फॉर ग्रांटेड बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मैं और आप 1947 के बाद आज यहाँ पे इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि आज पिछले 10 साल में हमने अपनी उस आज़ादी को डेवलपमेंट के रास्ते पे डाला है, विकास के धारा के साथ और संप्रभुता के साथ। एक स्टेट को हम काट के, एक बाँह काट के हमें ताकत नहीं मिल सकती है। हमारे लिए ये बाहें, ये ताज, ये सब इम्पॉर्टेंट है। दिल्ली के दिल में, भारत माँ के दिल में हम खड़े हैं। तो यहाँ से मैं आवाज़ लगाती हूँ JNK के मेरे भाई बहनों को, आप सबसे पहली बात निष्पक्ष होकर वोट कास्ट करिए और JNK के विकास के लिए वोट कास्ट करिए, अपने बच्चों का सिक्योर फ्यूचर के लिए आप कास्ट करिए और JNK को भारत के साथ मुख्य धारा, क्योंकि आप बॉर्डर के बहुत संवेदनशील एरिया में रहते हैं, वहाँ पे कैसे इन्फिल्ट्रेशन को ये पनपते, ये इनका यही कोशिश है कि JNK में कैसे आ जाएं। आज अगर हम स्ट्रांग हुए हैं और अमित शाह और अगर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री बात करते हैं कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी वापस लाएंगे, तो ताकत वो मत आइए कि आज POK भी हमारे पास हो और जो लाइन ऑफ कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है वो भी हमारे कंट्रोल में आए। वो तब आएगी जब आप अपनी वोट का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे।